हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलेंगे कंबस्टर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। बेसिकली दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यूजुअली इन प्लानिंग फील्ड अगर देखा जाए तो ये आपका गल्फ कंट्रीज में इस टाइप के प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग इंजीनियर्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप में से हो सकता है काफी सारे लोग जो है गल्फ में ही काम कर रहे हो और हो सकता है कुछ इस ही पर्टिकुलर फील्ड में ही वर्क कर रहे हो। मेरे पास काफी टाइम से ये रिक्वायरमेंट आ रही थी एंड पर्सनल भी मेरे पास मैसेजेस थे कि ऑयल एंड गैस से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट पे कंप्लीट वीडियो सर बना दीजिए। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में मैंने जो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया है वो है आपका कंबस्टर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट। आज यहाँ पे आपको मैं बिल्कुल स्क्रैच से इस प्रोजेक्ट को लेके चलूंगा, जिसमें जो भी लोग फ्रेशर हैं यानी कि इस फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर प्लानिंग इंजीनियर को अपना फील्ड एज अ कैरियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि मैं हमेशा अपनी हर एक वीडियो में बोलता हूं कि प्लानिंग इंजीनियरिंग में अपना कैरियर बनाने के लिए सिर्फ टूल का यूज करना ही काफी नहीं रहता है, आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बैकग्राउंड इन द सेंस, अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को उठाता हूं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में कंबस्टर किसे कहते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से लेके बताने की कोशिश करूंगा सो दैट आपको हर एक चीज जो है आसानी से समझ में आए। और लास्ट में आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीटली फ्रेम किया है जो बिगनर्स लेवल के हैं, वो भी डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इस कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने फ्रेम किया है, जहाँ पे मैंने बिगनिंग से लेके एंड तक समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहते हैं, कहाँ पे किसकी क्या आउटकम्स है, और अगर ईपीसी प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको लेके चलते हो तो कौन सा स्टेप पहले रहेगा, ये सारी चीजें उसके अंदर यानी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने सारी की सारी चीजें फ्रेम की हुई है। और ये आपको मेरे दोनों कोर्सेज के अंदर जो कि हमारी एप्लीकेशन पे मौजूद है, इनमें आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक ये कंबस्टर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट का फ्लो देख रहे हैं, बेसिकली एक वर्क फ्लो है। इसमें मैंने पिक्चराइजेशन फॉर्म में पहले तो ये समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल में जो ये सीरियल आप देख रहे हैं यानी जो नंबर्स आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर 1 से लेके अप टू 22 तक जो जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये आपके कंप्लीट एक प्रोजेक्ट की वर्क फ्लो यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है, ये सिर्फ कंबस्टर इंस्टॉलेशन पे ही मतलब इस टाइप के प्रोजेक्ट पे ही एप्लीकेबल नहीं होती है। आप जब कभी भी प्लानिंग करते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल फॉलो की जाती है। प्रोजेक्ट चाहे आपका ऑयल एंड गैस का हो, चाहे कोई मैकेनिकल फील्ड का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो सिविल का हो, किसी भी बैकग्राउंड के प्रोजेक्ट को आप करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को फॉलो किया जाता है। आप में से लोग जो टूल इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी सीख लिया या एमएसपी सीख लिया, वो सिंपली खाली प्रोजेक्ट्स को ये समझते हैं कि बीओक्यू को उठा के एंड देन उन्होंने यहाँ पे एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन किया, यानी बीओक्यू से ही एक्टिविटीज को उठा के उन्होंने एक्टिविटीज बनाना शुरू कर दिया, जो कि पूरा का पूरा प्रोसेस एक तरीके से गलत है। सो यहाँ पे शेड्यूलिंग के रूल्स की बात अभी नहीं करेंगे कि किस तरीके से एक्टिविटीज को यहाँ पे लिया जाता है, बीओक्यू से किस तरीके से लिया जाएगा, वो सारी चीजें इसके बाद में आती हैं। पहले यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये वर्क फ्लो जो मैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बोल रहा हूँ, ये आपको कितनी ज्यादा आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग है। आप जिस भी बैकग्राउंड से वर्क करें, ये प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल आप अपने माइंड में इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएशन। अच्छा, पहले इनिशिएशन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंबस्टर इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, सो दैट जो भी ऑयल एंड गैस से रिलेटेड है या इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर बात किया जाए कि एक्चुअल में कंबस्टर होता क्या है, तो ये एक बेसिकली इक्विपमेंट होता है जहां पे आप जानते हैं कि फ्यूल को कंट्रोल मैनर में बर्न किया जाता है टू जनरेट हीट एनर्जी। वो जो हीट एनर्जी जो जनरेट होती है उसको फिर फर्दर हम डिफरेंट डिफरेंट जो है
प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपका स्टीम जनरेशन इन बॉयलर्स के केस में हो सकता है, पावर जनरेशन में हो सकता है, वेस्ट इंसिनरेशन प्लांट्स में हो सकता है, बायोमास पावर प्लांट्स में हो सकता है, या फिर इंडस्ट्रियल फर्नेस एंड प्रोसेसिंग हीट सिस्टम में भी हो सकता है। और अगर टिपिकली एक कंबस्टर इंस्टॉलेशन के जो सिस्टम है, यानी मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनमें से मेजर कंपोनेंट्स के मैं यहाँ पे नाम दे देता हूं, बिकॉज उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, सो दैट तभी आप एक कंप्लीट बेटर प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेजर जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आता है आपका मेन कंबस्टर चैम्बर। अब इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बिकॉज आप में से जो भी इसके फील्ड से रिलेवेंट है वो ये अच्छे से समझ जाएंगे। जो जो पार्ट्स मैं बता रहा हूं ये आपके फील्ड से रिलेटेड है। मेन कंबस्टर चैम्बर हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे अगर मैं कहूंगा तो कोल स्पाउट हो गया। तीसरा यहाँ पे फ्यूल बंकर होता है। नेक्स्ट जो अगर मैं कहूंगा कि जो फोर्थ जो मेन पार्ट होता है वो आपका ऐश हॉपर होता है। ऐश होपर के बाद अगर यहाँ पे हम जाएंगे तो फिर स्ट्रक्चरल स्टील सपोर्ट सिस्टम होता है। और उसके बाद यहाँ पे कहें कि फाउंडेशंस हो गई। देन उसके बाद यहाँ पे एयर डक्ट्स हो गए, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम हो गया। तो ये तो मैंने आपको मेन पार्ट्स यानी मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात की। अब इनको मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट की फ्रेमिंग करेंगे यानी शेड्यूलिंग करेंगे, तो आपके कंप्लीट जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो फॉलो होगी, यानी कि जो शेड्यूल बनेगा, वो सारे के सारे उनमें ये स्टेप्स यानी इन कंपोनेंट से रिलेटेड भी आपकी एक्टिविटीज बनती हुई चली आएंगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपके बारे कंबस्टर इंस्टॉलेशन के यानी कंबस्टर के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं इसकी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है आपका इनिशिएशन। बेसिकली अगर मैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करूं तो इनिशिएशन जो पहला जो स्टेप होता है, यहाँ पे क्लाइंट जो है आपको कुछ प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स देता है। जैसे आपको प्लांट की कैपेसिटी यानी जितनी भी प्लांट की कैपेसिटी हुई वो रिक्वायर्ड कितनी है वो आपको क्लाइंट प्रोवाइड करा सकता है। दूसरा टाइप ऑफ फ्यूल कौन सा रहेगा, और प्लांट की लोकेशन, और एमिशन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑपरेशनल एक्सपेक्टेशंस। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको जनरली क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है। और जो इंजीनियरिंग टीम जो होती है वो फिर फिजिबिलिटी स्टडी करती है यानी इवेल्युएशन करती है। किसके बारे में? वो करती है आपकी साइट कंडीशंस, फ्यूल की अवेलेबिलिटी, यूटिलिटी रिक्वायरमेंट्स एंड बजट का कंस्ट्रेंट भी यहाँ पे इसी इनिशिएशन फेज के अंदर यहाँ पे वो देखती है। और अगर मैं इस इनिशिएशन फेज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ के जो की डिलीवरीज हो जाते हैं वो आपका बनता है प्रोजेक्ट चार्टर का डेवलपमेंट। नंबर 2, स्कोप ऑफ वर्क को क्रिएशन, बजट का एस्टिमेट एंड इनिशियल प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनता है। यानी कि आप समझ लीजिए कि फर्स्ट पार्ट यानी इनिशिएशन फेज जो है आपका वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है आपका यानी सेकंड प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में जो सेकंड पार्ट आता है वो है आपका थर्मल डिजाइन। बेसिकली यहाँ पे थर्मल डिजाइन लिखा है, बट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हम इसको बोलेंगे डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज के अंदर आपकी तीनों चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आपकी थर्मल डिजाइनिंग हो गई, आपको स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग हो गई, और मैकेनिकल डिजाइन वगैरह ये सारी चीजें आ गई। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं थर्मल डिजाइनिंग में, थोड़ा सा और यहाँ पे जूम कर देता हूं। इस थर्मल डिजाइन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हीट लोड के कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूल एनालिसिस आपको दिखाई दे रही है, कंबस्टर कैलकुलेशन हो सकता है, ठीक है, एयर रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती है, थर्मल इफिशिएंसी भी हो सकती है। तो इतने टाइप की मतलब जो भी थर्मल डिजाइनिंग से पार्ट रहेगा तो वो आपकी थर्मल डिजाइनिंग में आती है। अब अगर सिर्फ जब आप में से काफी सारे लोग डिजाइनिंग फेज अगर एक आपका WBS में बनाते हैं तो थर्मल डिजाइन में लिख देते हैं और उसको टोटल टाइम लाइन को दिखा देते हैं, मतलब टोटल ओवरऑल एक टाइम लाइन उसमें दिखा देते हैं, यानी 2 महीने 3 महीने इस तरीके से टाइम ले लेते हैं। तो जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं तो उनको ये पता है कि कितना बड़ा एरिया है या जितना भी आपकी रिक्वायरमेंट है कैपेसिटी के हिसाब से, तो वो तो उस चीज को आप ले लेते हैं, यानी अगर सालों से काम कर रहे हैं तो उनको पता होता है। बट शुरुआत में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें आपको पूछनी पड़ेंगी कि भाई थर्मल डिजाइन के अंदर जो हम ओवरऑल टाइम ले रहे हैं, जिसमें आपका हीट लोड कैलकुलेशन हो गया, कंबस्टन टेम्परेचर के बारे में बात हो गई, फ्यूल कंजम्पशन हो गया, एयर रिक्वायरमेंट्स एंड थर्मल इफिशिएंसी, ये सारी चीजें अगर आपके पास होंगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंडामेंटल्स, यानी इनको आपका माइंड में रखते हुए, तभी आप थर्मल डिजाइन का एक कंप्लीट टाइम पीरियड बता पाएंगे।
और अगर इस फेज की मैं यहाँ पे यानी थर्मल डिजाइन के आउटपुट की बात करूं तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक थर्मल डिजाइन सपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करोगे और कंबस्टर की कैलकुलेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे, यानी वो इस फेज का थर्मल डिजाइन का आउटपुट है। तो जब ये आपके आउटपुट निकल आते हैं तो बेसिकली एक तरीके से ये डिलीवरेबल्स भी आपके यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है ये आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन है। तो जो भी लोग सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो उनको ये आइडिया होगा कि स्ट्रक्चरल डिजाइन में डिफरेंट डिजाइनिंग होती है, जैसे आपका आरसीसी डिजाइन भी होता है, स्टील स्ट्रक्चर भी डिजाइन होता है और मल्टीपल टाइप्स के आपकी डिजाइनिंग होती है। और डिजाइनिंग में भी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले आपका, और डिजाइनिंग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपका किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आरसीसी है, स्टील है या कंपोजिट स्ट्रक्चर है, इनके क्या आपका साइज रहेगा, क्या सेक्शन साइजेस रहेंगे, लोड की कैलकुलेशन क्या रहेगी, और वहां पे उसका आपका जो भी आपका मेंबर्स निकलते हैं, अगर स्ट्रक्चरल स्टील पे अगर बात कर रहे हैं तो वो आपका कितने कितने साइजेस के निकल के आ रहे हैं, या फिर आप पीईडी में डील कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन साइजेस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करने होते हैं। अब इसमें भी वही सारी चीजें आ जाती हैं जो कि आपको थर्मल डिजाइन के केस के तरीके से लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कॉलम्स हो गए, बीम्स हो गया, प्लेटफॉर्म हुआ, वॉकवेज हुआ, स्टेयर केसेस हुआ, तो ये सारी की सारी चीजें आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर परफॉर्म करनी होती हैं। तो क्या ये एक दिन का काम है स्ट्रक्चर डिजाइन करना आपके कंप्लीट कंबस्टर के लिए? नो, इसमें भी टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है प्रोसीजर है ये। तो इसका भी आपको ओवरऑल टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ दीज स्टेप्स जो मैंने आपको ये बताए अभी। तो इसका अगर मैं आउटपुट कहूं कि अगर आपको इस स्टेप को कंप्लीजन में किस तरीके से कंसीडर करेंगे तो यहाँ का जो आउटपुट रहेगा वो आपकी स्ट्रक्चरल डिजाइन कैलकुलेशन एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन रिपोर्ट की यहाँ पे बात की जाएगी। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलूं यानी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूं तो ये है आपका प्रेशर पार्ट डिजाइन। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है डिजाइन प्रेशर पार्ट्स पर कोड एंड स्कैंटलिंग रिक्वायरमेंट्स दिस एंड दिस। तो यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेनी कंबस्टर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसी वजह से इंजीनियर जो हैं वो डिजाइनिंग यहाँ पे करते हैं, जैसे कि शेल प्लेट्स की डिजाइनिंग हो गई, ट्यूब्स की डिजाइनिंग हो गई, हेडर्स की डिजाइनिंग हो गई, प्रेशर वेजल्स की आपको यहाँ पे डिजाइनिंग मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको यानी इस फेज में यानी प्रेशर पार्ट की डिजाइनिंग में यहाँ पे करनी होगी। एंड अगेन इट्स अ टाइम टेकिंग एक्टिविटी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। बट यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा? तो आउटपुट जो होगा वो आपको प्रेशर पार्ट की ड्राइंग्स मिलेंगी और साथ ही साथ प्रेशर डिजाइन कैलकुलेशन भी आपके पास मिलेगी। यानी जब आपको ये चीजें मिल जाती हैं तब आप इसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ये जो पार्ट है यानी ये एक्टिविटी है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका मैकेनिकल डिजाइन है। अब मैकेनिकल डिजाइन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिकल इक्विपमेंट, लेआउट, डक्टिंग, ड्राइव्स एंड कंपोनेंट्स। तो इसको भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। इसके अंदर आप बेसिकली कंप्लीट मैकेनिकल लेआउट यहाँ पे डेवलप करते हैं, जिसमें अगर मैं कहूँ तो फ्यूल फीडिंग सिस्टम हो सकता है, आपका डक्टिंग लेआउट भी हो सकता है, बर्नर्स हो सकते हैं, कन्वेयर्स हो सकते हैं, या फिर एक्सेस प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं। अगर आप में से अभी तक यहाँ पे जिसने भी इसको वीडियो को स्किप नहीं करा है तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस वाले फेज का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आउटपुट यहाँ पे मैकेनिकल जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स भी यहाँ पर होंगी। इसके अलावा और भी हो सकती है, यहाँ तो एक तरीके से मैं आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट अगर यहाँ पे बात करी जाए, इसके बाद अगर देखें तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका P&ID लेआउट ड्राइंग्स। इसमें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो लिखा हुआ है प्रिपेयर P&ID प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स एंड प्लांट लेआउट ड्राइंग्स। तो इसमें मैं यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा बता देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको डिटेल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को प्रिपरेशन यहाँ पे करना पड़ता है, जो कि आपके ड्राइंग प्रेशर पार्ट असेंबली की हो गई, ड्राइंग की प्रोजेक्ट एंड लेआउट हो गया, और ये P&ID जिसे कहते हैं ये बेसिकली प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम को यहाँ पे इसमें बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे आपको पाइप की रूटिंग और वॉल्व्स की लोकेशन वगैरह, इंस्ट्रूमेंटेशन लोकेशन और
प्रोसेस का फ्लो पाथ यहाँ पे दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली ये एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग टर्म्स के लिए एक तरीके से ये ड्राइंग जो है एज अ काम करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे जो हमारा यहाँ पे है वो है आपका फाउंडेशन ड्राइंग। अब फाउंडेशन ड्राइंग क्या है? फाउंडेशन ड्राइंग ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका सिविल बैकग्राउंड के से रिलेटेड है। तो जो लोग भी यहाँ पे सिविल वाले हैं तो फाउंडेशन ड्राइंग्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, चाहे वो आपकी आइसोलेटेड हुई, चाहे वो आपकी राफ्ट हुई, चाहे वो आपकी मशीन फाउंडेशन हुई, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी फाउंडेशंस होती हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने जो भी स्ट्रक्चर की एनालिसिस करी और आपको फाउंडेशन निकाल के यहाँ पे सजेस्ट करी, वो आपके डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ड्राइंग के मेन फाउंडेशन हो गया, यानी मेन कंबस्टर के जो होगा उसकी फाउंडेशन की ड्राइंग हो गई। बंकर के लिए भी आपका ये जो है फाउंडेशन ड्राइंग्स हो जाती हैं, यानी जहाँ पे आप फ्यूल का स्टोरेज बंकर फाउंडेशन वगैरह वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ऑक्सिलरी फाउंडेशंस भी होती हैं जो कि एक तरीके से सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। और ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आप आउटपुट ये कह सकते हैं कि आपको अप्रूव्ड फाउंडेशन ड्राइंग्स आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। जब आपको फाउंडेशन ड्राइंग्स वगैरह ये सारी चीजें मिल गई तो ऑब्वियस सी बात है अब यहाँ पे आप फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करोगे। अब सिविल वाले ये अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, तो उसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं जो कि आपका जब आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं कि आप पहले एक्सकेवेशन करोगे, उसके बाद पीसीसी डालोगे या फिर रीइंफोर्समेंट फिक्सिंग करोगे, देन आप शटरिंग लगाओगे, शटरिंग लगाने के बाद आप कंक्रीट की पोरिंग करोगे, देन उसका क्यूरिंग वगैरह, ये वो सारे स्टेप्स जो सिविल बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे रहेंगे वो सारे स्टेप्स आपके कंप्लीट फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं। और अगेन मैं यहाँ पे अगर आउटपुट की बात करूं यानी इस फेज की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे आरसीसी फाउंडेशन को कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। मैं आपको बेसिकली इस तरीके से इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, सर हम स्टार्ट कैसे करें, हमें ये नहीं पता है हमें मिलेगा क्या। यानी जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, प्राइमरी सीख तो लिया, एमएसपी सीख लिया, हम काम कैसे करेंगे, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिलेंगे। सो ये जो आपको मैं लाइफ साइकिल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें वो तमाम चीजें जो है छुपी हुई हैं जिनको आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप इन ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्क करने जाते हैं तो ये आप कॉल कर सकते हैं कि भाई मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे इसकी नीड है और मैं ऐसे ऐसे आपका शेड्यूल के अंदर मैं इन सारी चीजों को ऐड ऑन करूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ रहा है स्ट्रक्चर अप्रूवल। अब जाहिर सी बात है कि भाई आपने जो फाउंडेशन डिजाइन एंड ये सारी चीजें की हैं तो आप यहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर जो होगा उसका आपका एक तरीके से क्लाइंट रिव्यू करता है और उसका अप्रूवल भी करता है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी, उसकी भी टीम होगी। तो जो भी स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने या फिर अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर को ही स्कोप में दिया हुआ है तो वो जो डिजाइनिंग निकल के आ रही है तो क्लाइंट की भी अपनी टीम होती है, तो वो उसमें उसको रिव्यू करती है और उसका अप्रूवल भी देती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो स्टेप सारी चीजें बोली गई हैं ये एक दो दिन का प्रोसीजर नहीं है। इसमें अगर कोई चीजें क्लाइंट के रिव्यू के लिए जाती हैं तो क्लाइंट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मतलब सारी की सारी चीजें देखनी होती हैं, इसमें टाइम काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक दो दिन में क्लाइंट कोई अप्रूवल नहीं देता है, तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें आप अगर इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस होल्डर जो भी आपके सीनियर हैं उनसे आप पता लगा सकते हैं या फिर एक टेंटिवली एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि सर इसमें कितना क्लाइंट का टाइम पीरियड यहाँ पे डाल दूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका रॉ मटेरियल यानी प्रोक्योरमेंट। तो जाहिर सी बात है कि जब आपकी चीजें जो है आपका स्ट्रक्चर अप्रूव हो चुका है तो आप कहीं ना कहीं फिर ये सोचोगे कि भाई मुझे मटेरियल का प्रोक्योरमेंट करना है। अब मटेरियल प्रोक्योरमेंट में एक प्रोजेक्ट में जितने भी टाइप के आपके मटेरियल हैं जो कि आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं, जिनको आपको परचेज करना है, प्रोक्योरमेंट के अंदर वो तमाम मटेरियल आ जाते हैं। अब चाहे वो आपका स्टील हो या फिर स्ट्रक्चरल स्टील हो, रीबार्स हो, फास्टनर्स हो, आपका सीमेंट हो, या जो भी मटेरियल होगा वो सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। और अगर
स्ट्रक्चरल स्टील की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि ये आप मार्केट में गए और आपको सारी की सारी स्टील जो है रेडीमेड मिल गई। तो इसमें भी आपकी जो डिजाइनिंग होती है, जो स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ने निकाल के दी है, तो वो ड्राइंग्स वहां पे जाती हैं, देन उसकी कटिंग होती है, वेल्डिंग होती है, ड्रिलिंग होता है, सरफेस प्रिपरेशन होता है, एंड पेंटिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो कम प्रोक्योरमेंट में भी टाइम लगता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कई पार्ट्स जो है साइमल्टेनियसली, यानी कई इंजीनियरिंग जो है यहाँ पे साथ साथ चल रही हैं। इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है आपके ऑयल एंड गैस फील्ड से रिलेटेड प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा डिमांड यहाँ पे करते हैं। तो इसी वजह से ये कंप्लीट वीडियो आज मैंने डिसाइड किया कि आपको यहाँ पे शुरुआत से लेके आखिर तक मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। और अभी इसको फिर हम आने वाले टाइम पे, यानी कुछ ही मिनटों के बाद फिर हम यहाँ पे इसकी प्लानिंग भी यहाँ पे प्राइमवेरा के अंदर यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है आपका स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन। अब जाहिर सी बात है कि जो मैंने यहाँ पे अभी बात करी थी कि भाई रॉ मटेरियल को आप प्रोक्योर करोगे, तो अब उसका जब आपका मटेरियल आ गया, यानी प्रोक्योरमेंट हो गया, तो फिर जो बात यहाँ पे की थी फैब्रिकेशन की, यानी रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट हो गया था, उसका फैब्रिकेशन हो गया, जो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया था। तो उसमें कटिंग हो गया, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, पेंटिंग, फैब्रिकेशन एंड स्ट्रक्चर, ये सब इसी के अंदर यहाँ पे आ जाता है। अब ये सारी चीजें हो गई, यानी कटिंग, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, आपका जो भी स्ट्रक्चर में जो आपका मटेरियल है, यानी जो भी आपकी ड्राइंग के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं वो रेडी हो चुकी हैं। तो अब जाहिर सी बात है आप उसको एक तरीके से स्ट्रक्चर को इरेक्ट करोगे। तो अब इरेक्शन में भी उसकी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। काफी सारी चीजों का मतलब मैं जब भी बात करता हूं तो वो मैं एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे आपका क्रेन से लिफ्टिंग हुआ, ठीक है। अब क्रेन से लिफ्टिंग ऐसा तो नहीं है कि छोटी सी चीज हुई, जब क्रेन का प्रोजेक्ट में आ रही है तो जाहिर सी बात है इसमें टाइम लगेगा। कोई हैवी इक्विपमेंट है, कुछ हैवी पार्ट है, कुछ हैवी आपका जो है मटेरियल है, उसको आप लिफ्टिंग के लिए आप क्रेन लगा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि क्रेन ने उठाया और घूम के एकदम से जो 2 मिनट में उठा के साइड में रख दिया, ऐसा नहीं है। क्रेन की भी इसमें प्रॉपर टीम लगी होती है, जो पे आपका इंजीनियर होता है, वो फिर उसको इंडिकेट भी करता है कि आपको ऐसे लिफ्ट करना है, ऐसे जाना है। तो इसमें भी टाइम लगता है। तो यहाँ के जो एक्टिविटीज हो गई वो कह सकते हैं कि क्रेन की लिफ्टिंग हो गई, उनका अलाइनमेंट हो गया, बोल्टिंग हो गई, या फाइनल फिक्सिंग हो गया। तो अगर इस स्ट्रक्चर इरेक्शन वाले प्रोसेस का अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो अब वो आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर को रेडी कर रहे हैं। ओके, तो 12वें स्टेप तक मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो है आपका कंबस्टर अप्रूवल। यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट अप्रूवल करेगा जो डिजाइन बिफोर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो कंबस्टर की जो डिजाइनिंग होगी वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग से पहले उसको क्लाइंट जो है अप्रूवल देता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रोजेक्ट का मेजर माइलस्टोन भी कहा जाता है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग कैन नॉट बिगिन अंटिल अप्रूवल इज रिसीव। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर एक तरीके से प्रोजेक्ट का माइलस्टोन यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पे कोल स्पाउट पैकेज। अब इसमें क्या होगा कोल स्पाउट पैकेज में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली जो कोल स्पाउट होता है ये ट्रांसफर करता है फ्यूल को बंकर से कंबस्टर के अंदर। जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मतलब इस पे से जाएगा और आपका कंबस्टर के अंदर सीधा जाएगा। तो बेसिकली इसकी भी फर्दर डिजाइनिंग वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। तो इसमें अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूं, तो जो एक्टिविटीज होंगी वो आपका ड्राइंग कोल स्पाउट होता है, इंक्वायरी फॉर कोल स्पाउट हो सकता है, ऑर्डरिंग ऑफ कोल स्पाउट हो सकता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ कोल स्पाउट ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल स्पाउट ले सकते हैं, डिस्पैच ऑफ कोल स्पाउट ले सकते हैं, और इरेक्शन ऑफ कोल स्पाउट ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये सारे स्टेप्स को कंक्लूड अगर कर दिया जाए तो यहाँ का जो आउटपुट निकलता है वो आपका कोल फीडिंग सिस्टम का इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो रहा है। हर एक स्टेप के अंदर जो मैं आपको आउटपुट बोल रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा माइंड में रखने वाली बातें हैं, बिकॉज यही वो चीज है जिनसे आप इंटरव्यू में भी आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि भाई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल वो अगर लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्लाइंट में जब आपका शेड्यूल बनता है तो उसमें ये बीच के सारे स्टेप्स जो हैं स्किप कर दिए जाते हैं और डायरेक्ट आउटपुट के भी स्टेप्स को लिख दिया जाता है, ठीक है। इसी वजह से मैं आउटपुट का भी जिक्र यहाँ पे हर उस पार्ट में कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे आता है वो है आपका ऐश हॉपर पैकेज। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ऐश हॉपर पैकेज, तो इसमें भी आपका डिजाइनिंग, प्रोक्योर, मैन्युफैक्चरिंग इसकी
और उसका इरेक्शन, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो इसमें भी वही सारी एक्टिविटीज होंगी। ड्राइंग आपके पास आएगी ऐश हॉपर की, प्रोक्योरमेंट आप करेंगे, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग होगी, डिस्पैच होगा, देन आपका इरेक्शन होगा। ठीक है। अब ये ऐश हॉपर, आप जानते हैं ऐश को आप कहते हैं राख। तो जब कोई भी चीज कंबशन होती है तो जो ऐश जो होती है वो बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तो आपको उसको कलेक्ट करना होता है ऐश हॉपर में। इस वजह से ये भी पार्ट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस पार्ट की मैं यहाँ पे कह दूं कि आउटपुट क्या होगा, तो वो आपका ऐश हैंडलिंग सिस्टम का रेडी होना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम यहाँ पे बात करें, ये चीजें मैंने इसी में एक बारी में आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, जैसे कि कंबस्टर मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इसी का ऐश हॉपर हो गया, देन आपका यहाँ पे कंबस्टर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। अब इसमें क्या होगा, ये भी आपका एक क्रिटिकल फेस ऑफ द प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप डिटेल शॉप ड्राइंग्स का प्रिपरेशन आप करोगे, यानी कंबस्टर के लिए। उसके बाद इंक्वायरी ऑफ कंबस्टर आइटम्स, यानी वेंडर का कोटेशन वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पे की जाती हैं। उसके बाद आप ऑर्डरिंग कर सकते हो, यानी कंबस्टर आइटम्स के लिए परचेज ऑर्डर को रिलीज कर सकते हो। ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट्स इसके अंदर मैं बात करूं, यानी कंबस्टर की, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, वो आपकी शेल्स हो गई, ग्रेट्स हो गई, बर्नर्स हो गए, एयर चैम्बर्स वगैरह हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें रहती हैं। और इसके अगर फैब्रिकेशन की मैं यहाँ पे बात करूं, तो इसमें वेल्डिंग, ग्राइंडिंग मशीन, ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ओवरऑल अगर 16th वाले यानी इस पार्ट की अगर मैं आउटपुट की बात करूं, तो ये आप कह सकते हैं कि कंबस्टर रेडी फॉर डिस्पैच आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो जितनी भी आउटपुट है आप डायरेक्ट इसको एज ए एक्टिविटी भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। तो मैंने ये सारी चीजें यहाँ पे कंबस्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंबस्टर असेंबली में ही दोनों को एक साथ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और ये आपको डिस्पैच के लिए बात हो रही है। ठीक है। यानी डिस्पैच में, अब डिस्पैच में क्या होगा, आप जानते हैं कि यहाँ से पैकिंग होती है, फिर लोडिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ये वो सारी चीजें डिस्पैच के अंदर यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है। तो आप ये भी आइडिया ले सकते हैं कि डिस्पैचिंग में कितना कितना टाइम यहाँ पे लगता है। ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है आपका यहाँ पे कंबस्टर का इरेक्शन। ठीक है। कंबस्टर का इरेक्शन, तो इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड केयरफुलनेस बरती जाती है, बिकॉज यहाँ पे लिफ्टिंग, पोजिशनिंग, अलाइनिंग इन एंड इंस्टॉलेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर इसका अलाइनमेंट जरा से बिगड़ गया तो फिर बहुत ही ज्यादा आपका नुकसान भी हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्टिविटीज की बात करूं, इसमें वो आपकी लिफ्टिंग होगी हैवी क्रेन्स। अब हैवी क्रेन्स का आप समझते हैं कि कितना ज्यादा इसमें यहाँ पे लोड होगा, जब भी यहाँ पे हैवी क्रेन्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद पोजिशनिंग करेंगे, यानी उसका जो अलाइनमेंट करेंगे फाइनल लोकेशन पे। ठीक है। और अलाइनमेंट विद सेंटर लाइंस किया जाता है, याद रखिएगा। एंड देन उसकी बोल्टिंग एंड वेल्डिंग जो प्रोसीजर होता है वो आप यहाँ पे इसके अंदर करोगे। और अगेन लास्ट में मैं आपसे फिर पूछता हूं, मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए कि इस फेज का आउटपुट क्या होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कंबस्टर का इंस्टॉलेशन यहाँ पे आपने सक्सेसफुली कर लिया। अब अगर इस प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को अगर यहां से हम देखें, यहां से सारे स्टेप्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं वन बाय वन, यानी इनिशिएशन, थर्मल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, प्रेशर पार्ट डिजाइन, मैकेनिकल डिजाइन, हर एक पार्ट में मैंने आपको उसका आउटपुट बताया है और यहां तक आ गए हैं। तो जब कंबस्टर ही प्रोजेक्ट की बात हो रही है और इसका ही इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट मीन्स अब आप उसको चला के देखोगे, यानी कमिश्निंग करोगे। एंड कमिश्निंग में भी दो आती है, प्री कमिश्निंग एंड पोस्ट कमिश्निंग है। ठीक है। यानी प्रोजेक्ट हैंडओवर के बाद वो वाली बात मतलब दूसरी कमिश्निंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं यहाँ की बात करूं, तो कमिश्निंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो आप यहाँ पे टेस्टिंग और उसका एक स्टार्टअप, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप फेज जो है यहाँ पे बिगिन करता है। तो इसमें भी आपकी दो कमीशनिंग यहाँ पे होती हैं, कोल्ड कमीशनिंग और हॉट कमीशनिंग। कोल्ड कमीशनिंग जो होती है उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स की चेकिंग की जाती है, मोटर्स के रन को टेस्ट किया जाता है, लूप्स को चेक किया जाता है। और हॉट कमीशनिंग के अंदर फ्यूल की फीडिंग करी जाती है, फ्यूल का जो बर्नर को इग्नाइट किया जाता है, एंड टेम्परेचर की मॉनिटरिंग करी जाती है। और अगेन ये दोनों ही चीजें जब आपके समझ में आ गई, तो आप ये कह सकते हो कि इसका यानी कमिश्निंग पार्ट का जो आउटपुट होगा वो एक तरीके से सिस्टम आपका ऑपरेशनल बन जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस टेस्ट आता है। अब जाहिर सी बात है कि आप उसको कमिश्निंग कर रहे हैं, यानी ये सारे टेस्ट कर रहे हैं, कोल्ड कमिश्निंग एंड हॉट कमिश्निंग। ठीक है। तो अब उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट की बारे आती है।
तो यहाँ पे जो फाइनल जो मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये प्रेजेंस ऑफ क्लाइंट के किया जाता है। और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। इसमें पहला आपका इफिशिएंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, फ्यूल का कंजम्पशन आता है, कुछ एमिशंस भी चेक किए जाते हैं, एंड आउटपुट कैपेसिटी भी यहाँ पे चेक करी जाती है। अगर ये कहा जाए कि जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट्स होंगे जो आपने अचीव किए, मतलब एज पर द कॉन्ट्रैक्ट आपने जो दी है वो आपने अचीव कर लिए ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस टेस्ट, तब हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी सक्सेसफुली कंप्लीटेड। और लास्ट में यहाँ पे अब हो रहा है मतलब कि आपने परफॉर्मेंस टेस्ट भी आपने यहाँ कर लिया, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप प्रोजेक्ट की हैंड ओवर करोगे। अब हैंड ओवर में क्या चीजें आती हैं, हैंड ओवर में आपका फाइनल डॉक्यूमेंटेशन आता है, यहाँ पे एज बिल्ड ड्राइंग्स आती हैं, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस की मैनुअल्स आती हैं, एंड आपके यहाँ पे टेस्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे आते हैं। इसमें एक और चीज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आप यह जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो एक तरीके से क्लाइंट को कुछ ट्रेनिंग भी देता है, यानी क्लाइंट ऑपरेटर्स जो होंगे, यानी क्लाइंट की तरफ से जो ऑपरेटर्स होंगे उनको भी ट्रेन करा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट्स का पार्ट होती हैं, तो ये आपको मतलब कॉन्ट्रैक्टर ही आपको यहाँ पे देगा। और ये सब चीजें होने के बाद आप क्या करोगे, यानी कि इसमें जो लास्ट आता है वो आपका फाइनल एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो जब ये सारी चीजें ओके हो जाती हैं, आपने प्रोजेक्ट के हैंडओवर में जितनी भी चीजें थी, यानी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, एज बिल्ड ड्राइंग्स हुआ, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस मैनुअल हुआ, उसकी टेस्ट सर्टिफिकेट्स हुआ, ये सारे आपने सबमिट कर दिया, तब आपको क्लाइंट जो है एक प्रोजेक्ट का हैंड ओवर सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए, कंबस्टर इंस्टॉलेशन के लिए एक कंप्लीट प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को बहुत ही स्क्रैच लेवल से समझाने की कोशिश की है। अगर मैं इसका इस सारी चीजों को मैं समराइज कर दूं, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को ऐसे मेमोराइज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इनिशिएशन होगा, देन आपका डिजाइन फेज होगा, उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग फेज आती है, देन आपकी फाउंडेशन है, देन आपकी स्ट्रक्चर है, कोल स्पाउट है, ऐश हॉपर है, मैन्युफैक्चरिंग है, इरेक्शन है, कमीशनिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, एंड फाइनल हैंडओवर है। तो ये सारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, बिकॉज ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल भी आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछ ली जाती है। सो आई होप आपको कंप्लीट ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि एक प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो कि कंबस्टर इंस्टॉलेशन की है वो किस तरीके से रन करती है, और ये आपको कैसे हेल्प करेगी आपके शेड्यूल के क्रिएशन में। अब मैं यहाँ पे इसका वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ जो कि आपके कोर्स में यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर दूंगा। सो ये है वो प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को समझाने के लिए आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। सो इसमें मैंने काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में यहाँ पे मैंने बात की है, जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। तो ये एक तरीके से आपकी हेल्प आउट कर सकता है कि आप जब भी कंबस्टर इंस्टॉलेशन के प्रोजेक्ट पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो कौन कौन सी वो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को आप फॉलो करते हुए आप यहाँ पे शेड्यूलिंग यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसको मैं आपको आपके कोर्स के अंदर एड ऑन यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा हुआ व्हाट इज कंबस्टर, इसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। उसके बाद प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे की डिलीवरेबल्स हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो ये स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड इसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की थी। फिर प्रेशर पार्ट डिजाइन में डिजाइन प्रेशर एंड पार्ट्स पर स्कैंटलिंग, इनके बारे में मैंने यहाँ पे बात करी थी। तो ये एक कंप्लीट आपका एक तरीके से आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में यानी कंबस्टर इंस्टॉलेशन के लिए ये आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन है तकरीबन इसमें 11 पेजेस हैं, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। सो ये आपको कोर्स में मैं ऐड कर दूंगा, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस टाइप के प्रोजेक्ट्स में, तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट को, हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को तो समझ लिया, लेकिन हम प्राइमवेरा में इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे इसको अब जो भी चीज़ें यानी हमने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को समझा है, इसको हम वहाँ पे प्राइमवेरा के अंदर किस तरीके से हम इनिशिएट करेंगे। प्राइमवेरा में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हम अक्सर क्या करते हैं, जो भी प्लानिंग इंजीनियरिंग फील्ड में काम करते हैं तो उनको एक्सेल पे काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। शुरुआत में जो काम किया जाता है वो एक्सेल पे ही वो करते हैं, उसके बाद वहीं से यानी एक्सेल से ही सारी की सारी चीज़ों को
प्राइमावेरा पे इंपोर्ट किया जा सकता है। अब एक्सेल में काम करने के लिए अभी तक जो आप लोग काम किया करते थे वो नॉर्मल एक्सेल के अंदर वो सारी चीज़ें करते थे, जैसे कि मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को जो एक्सप्लेन किया है, अगर मैं उसी को नॉर्मल वेज में यहाँ पे काम करूँ तो फिर आपको मैं यहाँ पे लिख के दिखाता यहाँ पे कि WBS इस तरीके से बनाता है यहाँ पर। फिर यहाँ पे मैं लिखता एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन या एक्टिविटी नेम, इस तरीके से यहाँ पे लिखता मैं। ठीक है, एक्टिविटी नेम लिखता है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर आगे चले तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन लिखते। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड फिनिश डेट आप इस तरीके से यहाँ पे लिखते। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, बट ये जो तरीका है ये आपका ओल्ड हो चुका है, यानी इस तरीके से काम अभी भी होता है लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ रहा है आगे और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो थोड़ा सा स्किल्स को भी आप थोड़ा सा अपडेटेड रखें। अगर मैं इसमें यहाँ पे वही चीज़ जो अभी आपको दिखाता जो मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल बताई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक तरीके से कोडिंग कर देता, मतलब वही सब चीज़ें जो पार्ट में मैंने तोड़ा है। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करता, यानी 10 पार्ट में मैंने इसको तोड़ा, जिसमें मैं इसको ऐसे जो नॉर्मल तरीका है जो आप लोग करते हैं या अभी तक करते चले आ रहे हैं, ऐसे आप यहाँ पे करते बेसिकली। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीजें लिखता, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिखते इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन। फिर आप यहाँ पे लिखते सिविल एंड फाउंडेशन, सिविल एंड फाउंडेशन। ठीक है, सिविल एंड फाउंडेशन। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट लिखते स्ट्रक्चरल पैकेज, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल पैकेज। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कंबस्टर पैकेज, कंबस्टर पैकेज। फिर आपका आ जाता कोल स्पाउट पैकेज। फिर आपका ऐश हॉपर, ऐश हॉपर पैकेज। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपका साइट साइट इरेक्शन आ जाता, एंड उसके बाद यहाँ पे आपकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग आ जाती, और लास्ट में आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर रह जाता। ये आपका नॉर्मल तरीका है जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आप इसकी ड्यूरेशन आप डाल सकते थे। फिर आप क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर आप यहाँ पे एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करते हैं, वो सॉरी एक रो को यहाँ पे इंसर्ट करते। फिर इसके अंदर जो फर्दर एक्टिविटीज जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, यानी इस तरीके से आप जो करते यहाँ पर। ठीक है, और इनको आप यहाँ पे 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 इस तरीके से आप यहाँ पे करते, यानी कि प्रोजेक्ट चार्टर एंड स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखते बजट, बजट एस्टिमेट, एंड फाइनली आप यहाँ पे लिख सकते थे इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल, इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल। ध्यान रहे कि ये जो तरीका है ये पुराना है, और अब आप इसको क्या करते, जैसे आपका ये फर्स्ट पार्ट है तो आप इसको WS में हाईलाइट करने की कोशिश करते, यानी कलर कोडिंग देना शुरू करते, और ये इसका पार्ट है, यानी एक्टिविटीज ये इसका पार्ट है। ठीक है, तो और बाकी सबको आप क्या करते, आप इस तरीके से सभी को, क्योंकि ये सेम लेवल में वर्क करेंगे, तो आपने यहाँ पे सॉरी जस्ट मिनट। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कर लिया आपने, एंड यहाँ से ये, ठीक है, आपने सॉरी सॉरी यहाँ से आपने इसको मैच किया, और ये ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पे सॉरी 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 इसको आप देंगे कलर, खाली इसको
यहाँ पे आपने एक कलर दे दिया, एंड देन आपने यहाँ पे इसको मैच किया और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने दे दिया। फिर आप इसके अंदर भी इसी तरीके से एक्टिविटी ऐड करेंगे, वो सारी चीजें। तो ये जो तरीका जो आपका है ये पुराना हो चुका है, आउटडेटेड हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा एडवांस यानी करने के लिए यहाँ पे आप ऑटोमेटेड शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं कौन सी ऑटोमेटेड शीट की बात कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटेड शीट है आपकी ये। ठीक है, ये आपकी ऑटोमेटेड शीट है। अब ये किस तरीके से बनेगी ये आप इसी वीडियो में आगे यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए अब इसको किस तरीके से बनाना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक ऑटोमेटेड आपकी शीट है जिसमें हम यहाँ पे वो सारी चीजें करेंगे। यानी अभी जो मैंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूंगा, यानी WBS वगैरह, एंड देन उसके अंदर जो एक्टिविटीज मैं यहाँ पे लिखूंगा, जो आपको समझाई थी शुरू से लेके आखिर तक, जो चीजें समझाई थी उसको मैं यहाँ पे लिस्ट डाउन करूंगा। और यहाँ से हम एक एक तरीके से मास्टर शेड्यूल यहाँ पे हम बनाएंगे। फिर ये बनाने के बाद ये जिसमें से जो एक्टिविटीज होंगी, जो WBS है, उसको हम आपका एक्सेल के थ्रू प्राइमवेरा के अंदर किस तरीके से हम लोड करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये एक ऑटोमेटेड शीट है और ये आपको मेरे लाइव कोर्स प्राइमवेरा के अंदर मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं तो यहाँ पे देखिए कंबस्टर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट, यहाँ पे मास्टर शेड्यूल लिखा है, यहाँ पे गैंट चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक तरीके से इसको टाइमलाइन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको WBS दिख रहा है, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे नंबरिंग की हुई है। यानी वो सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल अभी एक्सप्लेन करी थी, जिसमें सारे के सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैं आउटपुट और ये सब चीजें की मैं बात कर रहा था। तो उनमें से वो जो एक्टिविटीज यहाँ वहां से मैंने एक्सट्रैक्ट करी, और उसको यहाँ से मैं एक तरीके से मास्टर शेड्यूल को किस तरीके से बनाऊंगा पहले एक्सेल में, और उसके बाद यहाँ से कैसे लेके जाऊंगा, वो आपको यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहले मैंने एज पर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, आप यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्ट इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका यहां पर आ जाएगा, वो आपका था इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। मैंने कहा था आपसे इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। अब इसमें डिटेल में भी हम एक्टिविटीज बाद में लिखेंगे, पहले प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो मैंने एक्सप्लेन करी थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। फिर यहां पे नेक्स्ट आ जाएगी आपकी सिविल एंड फाउंडेशन वर्क्स। ओके, तीसरा नेक्स्ट यानी फोर्थ वन आएगा आपका यहाँ पे स्ट्रक्चरल पैकेज। कभी कभी इसे मेन पैकेज भी लिख देते हैं, मेन स्ट्रक्चर पैकेज भी लिख देते हैं। तो स्ट्रक्चरल पैकेज। उसके बाद अगर यहां कहूं तो वो आपका आ जाएगा कंबस्टर पैकेज। कंबस्टर पैकेज। ठीक है, इसके बाद यहां पे आप ले लीजिए कोल स्पाउट पैकेज। कोल स्पाउट पैकेज। ठीक है, कोल स्पाउट पैकेज के बाद आएगा आपका ऐश हॉपर पैकेज। ऐश हॉपर पैकेज। ओके, देन उसके बाद आपका रहेगा आपका आपका बेसिकली साइट इरेक्शन होगा। साइट इरेक्शन। ओके, एंड देन आपका रहेगा कमीशनिंग एंड टेस्टिंग। और लास्ट होनी चाहिए आपकी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हैंडओवर। ठीक है, तो ये मैंने आपकी मेन जो हमारी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जो थी, वो जो आपको मैंने तकरीबन 20-22 स्टेप्स जो समझाए थे, यानी अभी थोड़ी देर पहले, उनको मैंने यहाँ पे
मेन WBS में यहाँ पे ब्रेक डाउन मैंने यहाँ पे किया है। अब इनके अंदर भी यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपको मैं डिटेल में यहाँ पे समझा रहा था। अब वो एक्टिविटीज आपको जो मैंने आपको बताई थी शुरू से लेके आखिर तक, वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन करनी पड़ेंगी, यानी इनके अंदर वो आपको एक्टिविटीज लिखनी होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे देखिए इस पे प्लस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए कुछ एक्टिविटीज, मतलब ये ब्लैंक है, इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। ये शीट आपको ऑलरेडी आपको कोर्स में मिल जाएगी, लाइफ प्राइमरी लाइफ कोर्स के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर मैंने जो आपको एक्टिविटीज बताई थी वो आपका था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चार्टर एंड स्कोप ऑफ वर्क। ठीक है, स्कोप ऑफ वर्क। कभी कभी लोग इसको डिफरेंट एक्टिविटीज में ही बना देते हैं, मैं ज्यादा एक्टिविटीज बनाना नहीं चाहता हूं। जैसे पहले आपने प्रोजेक्ट चार्टर लिख दिया, फिर देन आपने स्कोप ऑफ वर्क लिख दिया, ऐसे मतलब उसके अंदर आपने थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज कर दी। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, या आपसे कहा जा रहा है कि आपको नई सेपरेट एक्टिविटीज रखिए, तब आप अपने उस केस में ये सब चीजें कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज शेड्यूल जो है वो बहुत लंबा बन जाएगा। तो प्रोजेक्ट चार्टर एंड स्कोप ऑफ वर्क हो गया। सेकेंड आपका यहाँ पे आ जाएगा बजट एस्टिमेट। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर मैं सेकंड WBS को यहाँ पे ओपन करता हूँ, जो कि इंजीनियरिंग एंड डिजाइन है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था कि इसके अंदर आपको वो सारी डिजाइनिंग आएगी, चाहे वो आपके थर्मल डिजाइन हो, आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो, आपका प्रेशर पार्ट डिजाइन हो, मैकेनिकल डिजाइन हो, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, तो वो ही मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कहा थर्मल डिजाइन या डिजाइनिंग, ठीक है, जो भी आपकी मर्जी हो। उसके बाद आप यहाँ पे लिखे स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल डिजाइन। आई थिंक नॉट डिजाइनिंग है, ठीक नहीं लग रहा, आप डिजाइनिंग लिखें आप। ठीक है, थर्मल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल। ठीक है, स्ट्रक्चरल, टी स्ट्रक्चरल डिजाइन। उसके बाद आपका आ जाएगा प्रेशर पार्ट डिजाइन, प्रेशर पार्ट डिजाइन, एंड देन आपका मैकेनिकल मैकेनिकल डिजाइन। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पे प्रेशर पार्ट्स की असेंबली ड्राइंग। ठीक है, प्रेशर पार्ट्स असेंबली ड्राइंग्स, एंड देन आपका प्रोजेक्ट एंड लेआउट ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट एंड लेआउट ड्राइंग्स। देन आपका आ जाएगा पी एंड पी एंड ID ड्राइंग्स। ठीक है, तो ये हमने इंजीनियरिंग पार्ट का देख लिया, यानी मैं वही सारे स्टेप्स लिख रहा हूं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर एक्सप्लेन किए थे। अब यहाँ पे सिविल एंड फाउंडेशन में हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमें चीजें लिखनी है। तो सिविल एंड फाउंडेशन में आपका मेन फाउंडेशन आपका ड्राइंग आ जाएगा। ठीक है, मेन मेन सॉरी मेन जस्ट अ मिनट, मेन फाउंडेशन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद बंकर फाउंडेशन ड्राइंग्स हो जाएगा, बंकर फाउंडेशन ड्राइंग्स। नेक्स्ट आएगा आपका ऑक्सिलरी फाउंडेशन ड्राइंग्स, ऑक्सिलरी फाउंडेशन ड्राइंग्स। देन आपका एक्सकेवेशन वर्क्स
उसके बाद आपका पीसीसी एंड रीइंफोर्स रीइंफोर्समेंट लेइंग हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट पोरिंग हो जाएगा। इसे बहुत से लोग डिफरेंट उसमें मतलब सेपरेट एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट पोरिंग या कंक्रीट कास्टिंग या सिंपली कास्टिंग, जैसे ही आप लिखना चाहें, ठीक है। उसके बाद आपका क्यूरिंग हो जाएगा यहाँ पे लास्ट, ठीक है। क्यूरिंग, आपने क्यूरिंग कर ली। आप इसे रखें या नहीं रखें ये भी आपका एक ऑप्शनल है, ठीक है। क्योंकि आप इसमें इसके लिए ड्यूरेशन दिखाएंगे या फिर फॉर्म वर्क एंड कंक्रीट कास्टिंग की ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं, तो बहुत से लोग इस तरीके से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यूरिंग एंड फाउंडेशन कंप्लीट, जो मैं आपको आउटपुट करके बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं आपके स्ट्रक्चरल पैकेज के ऊपर। अब स्ट्रक्चरल पैकेज में क्या था, आपका क्लाइंट का अप्रूवल होगा स्ट्रक्चर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर की जो फैब्रिकेशन ड्राइंग्स होंगी वो आएंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन ड्राइंग्स हो गई। फिर आपका जो रॉ मटेरियल है उसका प्रोक्योरमेंट आ जाएगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। फिर आपका स्ट्रक्चर की मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग। देन आपका डिस्पैच हो जाएगा स्ट्रक्चर का, यानी जो पार्ट्स बनाए गए थे कंप्लीट उसका डिस्पैच हो रहा है, ठीक है। डिस्पैच स्ट्रक्चर। और लास्ट में आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर इरेक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर इरेक्शन, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर पैकेज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आगे चलेंगे, वो है आपका कंबस्टर पैकेज। अब इसमें क्या चीज है, इसमें भी आपका क्लाइंट अप्रूवल कंबस्टर रहेगा, ठीक है। क्लाइंट अप्रूवल, क्लाइंट अप्रूवल कंबस्टर हो गया। फिर आपका यहाँ पे कंबस्टर की शॉप ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। शॉप ड्राइंग्स ऑफ कंबस्टर हो जाएंगी। देन यहाँ पे आपका आ जाएगा बेसिकली इंक्वायरी एंड ऑर्डरिंग कंबस्टर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली वो उसका पार्ट आ जाता है जो मैंने आपको बताया था कि आप वेंडर से ये सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ऐसे डाल लीजिए आप इंक्वायरी एंड ऑर्डरिंग आप कंबस्टर करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप जो आएगा वो आएगा आपका मैन्युफैक्चर ऑफ कंबस्टर पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंबस्टर पार्ट्स। फिर आएगा आपका फैमिली एंड असेंबली क्रिएशन, बेसिकली फैब्रिकेशन एंड असेंबली, फैब्रिकेशन एंड असेंबली, सॉरी। उसके बाद आपका डिस्पैच ऑफ कंबस्टर, ठीक है। डिस्पैच कंबस्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो आपका कोल स्पाउट पैकेज है। इसके अंदर बेसिकली ड्राइंग ऑफ कोल एंड स्पाउट की बात करी जाएगी। ड्राइंग्स किसकी, कोल एंड स्पाउट। उसके बाद आएगा आपका अगेन वही चीज, बेसिकली इंक्वायरी एंड ऑर्डर वगैरह, तो वही सब चीजें करेंगे आप,
ठीक है, इंक्वायरी, और यहाँ से कंबस्टर हटा दे, स्पाउट लगा देते हैं, ठीक है, कोल एंड स्पाउट या कोल स्पाउट, कोल स्पाउट, इट इज कोल स्पाउट, नॉट कोल एंड स्पाउट। मैंने कहीं कोल एंड स्पाउट लिखा है क्या? यस, ये आपका कोल स्पाउट है, नॉट कोल एंड स्पाउट। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी मैं सही कर देता हूं यहां से, इसमें आपका कोल स्पाउट आ जाएगा, कोल स्पाउट, और फिर आएगा आपका डिस्पैच, डिस्पैच कोल स्पाउट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे ऐश हॉपर पैकेज। इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे? ऐश हॉपर पैकेज के अंदर आएगा आपका बेसिकली ड्राइंग, ऐश ड्राइंग। ये एक काम आप ये कर सकते हैं कि आप इसी को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। बस यहाँ से हम चेंज कर देते हैं, ऐश हॉपर हो जाएगा। उसके बाद ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं, ये भी आपका ऐश हॉपर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आपका हॉपर रह जाएगा, और ये भी आपका ऐश हॉपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इरेक्शन पे चलते हैं। इरेक्शन पे क्या होगा भाई? कंबस्टर का इरेक्शन होगा, कोल स्पाउट का होगा, और ऐश हॉपर का होगा। इरेक्शन ऑफ कंबस्टर, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर देता हूँ, और यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका आ जाएगा कोल स्पाउट, कोल स्पाउट, और लास्ट पे आ जाएगा आपका ऐश हॉपर, ऐश हॉपर। ठीक है, ओके, देन आपका यहाँ पे ये हो गया। फिर आपका आ जाएगा कमीशनिंग एंड टेस्टिंग। तो कमीशनिंग एंड टेस्टिंग में आपका होगा कोल्ड कमीशनिंग, हॉट कमीशनिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। कोल्ड, कोल्ड कमीशनिंग, हॉट, हॉट कमीशनिंग एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे आ जाता है प्रोजेक्ट हैंडओवर में, जो मैंने आपको बताया था, एज एज बिल ड्राइंग्स, ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्रेनिंग हो जाएगी बेसिकली, ऑपरेटर ट्रेनिंग, ऑपरेटर ट्रेनिंग्स। इसमें यहाँ वो सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, और जो मैंने आपको बताए थे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल, मेंटेनेंस मैनुअल का, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ऑपरेटर ट्रेनिंग्स हो गई, एंड यहाँ पे फाइनल, आपका फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट हो जाएगा। ठीक है, फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। इसमें और भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं जो मैंने आपको प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के हिसाब से बताई थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ ड्यूरेशन डाल देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि वैसे तो ये ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करके पता करके डालनी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे रैंडम ड्यूरेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आपका 20 डाला है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो चार्ट है, गैंट चार्ट वगैरह है, इसमें यहाँ पे इसने कलर करके जो है एक टाइमलाइन को हाईलाइट करके दिखाया है। तो आप इस शीट को, यानी इस ऑटोमेटेड शीट को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत एक तरीके से जिसे कहते हैं कि क्विक शेड्यूल देने के लिए आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रैंडम दे दे रहा हूँ, ठीक है, एंड इनिशियल प्रोजेक्ट शेड्यूल, इसमें भी मैं यहाँ पे 7 दिन ले लेता हूँ।
ठीक है। देन थर्मल डिज़ाइन के मैं नियर अबाउट 25 डेज ले लेता हूँ, सेम सेम यही ले लेता हूँ 25। एंड प्रेशर पार्ट डिज़ाइन के लिए मान लीजिए कि मैंने 21 दिन ले लिए। एंड मैकेनिकल डिज़ाइन के लिए अगर मैं बात करूँ तो से फॉर एग्जांपल 25, यहाँ पे 25, देन यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 14 डेज, एंड देन 14 डेज, एंड अगेन 15 डेज। तो जैसे जैसे मैंने यहाँ पे ड्यूरेशंस को एंटर किया है तो आप देख सकते हैं कि ये गैंट चार्ट पे भी वो जो पोर्शन है वो हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो मेन फाउंडेशन जो ड्राइंग्स होगी इसके लिए मैंने 20 डेज, सॉरी ये कहाँ लिख दिया मैंने, यस 20 डेज। बंकर के लिए यहाँ पे से फॉर एग्जांपल 14 डेज, देन इसके भी मैं यहाँ पे 14 डेज ले रहा हूँ। एंड देन आपके से फॉर एग्जांपल आपने एक्सकेवेशन वर्क हमने 10 डेज में कर लिया। वैसे तो ये ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन रैंडम मैंने ली है। तो पीसीसी एंड रीइंफोर्समेंट इसके लिए मैं यहाँ पे 8 दिन ले रहा हूँ, सॉरी 8 नहीं, आई थिंक इसको मैं कर लेता हूँ 20, एंड इसे कर लेता हूँ 15, इसे कर लेता हूँ 15, एंड इसे कर देता हूँ 10। ठीक है। एंड उसके बाद स्ट्रक्चरल पैकेज में क्लाइंट अप्रूवल, इस पे अगर हम चलें तो हमने कहा कि 7 दिन में हमें क्लाइंट का अप्रूवल यहाँ पे मिल जाता है। देन उसके बाद 14 यहाँ पे ले लिया, देन 21 ठीक रहेगा यहाँ पे, एंड 28 स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, बट मैं यहाँ पे मैं रेंडम यहाँ पे चीज़ें डाल रहा हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद क्लाइंट अप्रूवल की बात करें तो ये आपका कंबस्टर पैकेज की बात चल रही है। ठीक है। तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने 10 डेज दिया, उसके बाद 14 डेज दिया, देन 21 डेज दे दिया, एंड अगेन 14 डेज यहाँ पे मैंने दे दिया। एंड देन आपने उसके बाद यहाँ पे फैब्रिकेशन एंड इस पे आपने से फॉर एग्जांपल 25, एंड लास्ट में आपने 7 डेज दे दिया। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुली ये जो शीट है ये वर्क कर रही है। ठीक है। इनिशियली आप इसको भी दिखा सकते हैं। ड्राइंग्स एंड कोल स्पाउट की बात करें यहाँ पे, यानी कोल स्पाउट पैकेज की, तो इसमें ले लीजिए 14 एंड ठीक है। एंड डिस्पैच में, ठीक है, डिस्पैच में कर दीजिए 8 डेज कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद ऐश हॉपर की बात करें यहाँ पे तो ऐश होपर को भी चलिए यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं यही ड्यूरेशंस को रिपीट कर देता हूँ, यही ड्यूरेशंस को मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है। एंड उसके बाद आगे चलते हैं, साइट का इरेक्शन की बात यहाँ पे करें तो यहाँ पे मैंने 25 डेज ले लिया है। एंड यहाँ पे इसका से फॉर एग्जांपल 18 डेज, एंड देन इसका भी मैंने यहाँ पे 18 डेज ले लिया है। कमीशनिंग एंड टेस्टिंग की बात करें सो इसको हम 10 दिन में कर लेंगे, इसको हम 12 डेज में कर लेंगे हॉट कमीशनिंग। ठीक है, ये आप पूछ के कीजिएगा। ठीक है। एंड यहाँ पे आप 7 दिन कर लीजिए। उसके बाद प्रोजेक्ट की हैंडओवर जो एज बिल्ड ड्राइंग्स है तो इसमें एज बिल्ड ड्राइंग्स कितने दिन में आप दे देंगे ये सब पूछ के आप करेंगे। ठीक है। एंड ऑपरेटर ट्रेनिंग इसके लिए मैंने कहा 10 डेज, एंड लास्ट फाइनल एक्सेप्टेंस जो सर्टिफिकेट है वो आपको 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है। सो अगर आप यहाँ देखें तो अभी तक जो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे की हैं तो इसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, इसके हिसाब से देखें तो ये देखिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे एक तरीके से जो है आपका शेड्यूल यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। बट ये तो मैंने एक्सेल में बनाया है, यानी इस ऑटोमेटेड शीट में बनाया है। आपको काम क्या करना है, अब यहाँ से हमें प्राइमवेरा के अंदर ये सारी चीज़ें लोड करनी है, और प्राइमवेरा में कैसे करेंगे अब वो आगे देखेंगे। सो अब हम अपने प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर के अंदर आ चुके हैं। सो यहाँ पे हमें जो वर्किंग करनी है, यानी जो हमने एक्सेल में वो एक शेड्यूल बनाया था वहाँ से हमें एक्टिविटीज़ को कंप्लीटली यहाँ पे लेकर आना है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट हमें करनी है वो हम यहाँ पे अब तरीका देख लेते हैं। बट सबसे पहले यहाँ पे मैं एक एंटरप्राइज बना देता हूँ ऑयल एंड गैस फील्ड के नाम से। ठीक है। ओ एंड जी, ठीक है, O and G, ये ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ऑयल
एंड गैस। अब जितने भी प्रोजेक्ट मैं आने वाले आप लोगों को बताऊंगा ऑयल एंड गैस से, सो उसको मैं इसी ईपीएस के अंदर ऐड ऑन करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने एंटरप्राइज यहाँ पे बना लिया, अब आप फाइल पे चलें और एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईपीएस सेलेक्ट कर देते हैं, तो ऑयल एंड गैस हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे किया, प्रोजेक्ट की आईडी आप दे दिए यहाँ पे COM। ठीक है, 101। यहाँ पे आप लिख लीजिए कंप्लीट कंबस्टर इंस्टॉलेशन। ठीक है, कंबस्टर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हमने नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया, बट अभी प्रोजेक्ट है कहाँ? आपको यहाँ प्रोजेक्ट टैब पे क्लिक करना है और ऑयल एंड गैस पे आप ये देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा विंडोज को अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ देखिए कंबस्टर इंस्टॉलेशन, ये मेरा प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन करता हूँ। सो अब आप डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। बट अभी अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये पूरी कंप्लीटली ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे बनाई थी, वो सारी चीज़ें आएंगी कैसे? ठीक है, वो सब की सब आएंगी कैसे? तो उसके लिए आप एक काम ये करें कि आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करनी है। सिंपली एक ही एक्टिविटी यहाँ पे ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर कोई भी एक्टिविटी आपको ऐड नहीं करनी। क्योंकि अगर सारी एक्टिविटी ऐड ही करनी है तो फिर एक्सेल से यहाँ पे लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आपकी अगर थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज हैं तो एक्सेल से इंपोर्ट करने में ज़्यादा फायदा है, रादर देन यहाँ पे आप एक एक एक्टिविटीज को वन बाई वन वन बाई वन वन बाई वन इस तरीके से टाइप करें। तो वो जो तरीका है वो आउटडेटेड है। सो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आप यहाँ पे फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट पे। तो अगर जब एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स यानी एक विंडो पॉपअप होती है। इसमें जैसे जैसे आप अपडेटेड वर्जन्स पे चले जाते हैं वैसे वैसे आपको ये काफ़ी सारे जो यानी सॉफ्टवेयर का अपडेशन आता रहता है, तो आपको कुछ ना कुछ न्यू फॉर्मेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। न्यू फॉर्मेट का मतलब ये है कि आप कितने फॉर्मेट में एक्सेल से इंपोर्ट यहाँ पे कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको दिख जाएंगे। जैसे कि आप XER फाइल देख रहे हैं, XER बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्राइमवेरा की फाइल होती है। ठीक है, अब इसमें भी आपको ये जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये 24 दिसंबर वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसमें प्रीवियस वर्जन आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप जो भी वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसमें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एंड वैसे तो जब आप जो भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आपका टॉप वर्जन ऊपर ही आता है लिखा हुआ। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, एक्सेल की फाइल को एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो आप देख रहे हो स्प्रेडशीट, ठीक है, स्प्रेडशीट, तो ये XLSX ये जो होता है ये आपका डिफॉल्ट जो फाइल फॉर्मेट नेम है ये आपकी एक्सेल का है। आपने यहाँ पे नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने एक छोटी सी एक और विंडो आ रही है। इस विंडो में आप काफी सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे कि एक्टिविटीज हुआ, एक्टिविटीज रिलेशनशिप हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, रिसोर्स हुआ एंड रिसोर्स असाइनमेंट वगैरह हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट जो करना है वो सिर्फ एक्टिविटी को करना है, बिकॉज मुझे एक्टिविटी को ही वहीं से यहाँ पे इंपोर्ट करना है। और इनके पीछे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी छुपा हुआ है। अगर वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है तो आप आसानी से फिर प्राइमवेरा को रन करने लगेंगे। तो फिलहाल मुझे सिर्फ एक्टिविटीज चाहिए एंड मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट किया तो एक और छोटी सी विंडो यहाँ पे पॉपअप होती है। इसमें ये कहता है कि आपके सामने ये जो प्रोजेक्ट की लिस्ट डाउन है, यहाँ पे तो आप एक देख रहे हैं, तो ये वो लिस्टेड है जिसको आपको एक्सपोर्ट करनी है। तो फिलहाल तो मुझे यही करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। अगेन अगेन जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लिक किया तो एक और छोटी सी विंडो आई जिसपे आपको लिखा हुआ है सिलेक्ट टेम्पलेट। अब इनमें से आपको कौन सा टेम्पलेट लेना है वो आपकी मर्जी है, जो भी आप टेम्पलेट चाहेंगे वो आप यूज कर सकते हैं। अगर इन टेम्पलेट्स में क्या क्या है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जैसे मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं तो इस टेम्पलेट में आपका एक्टिविटी आईडी है, स्टेटस है, WBS कोड है, एक्टिविटी नेम, स्टार्ट स्टार्ट एंड फिनिश एंड रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हैं। पहला टेम्पलेट तो आपका ये हो गया। दूसरा आपका ये
जनरल वाला टेम्पलेट है, इसको मॉडिफाई करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्टिविटी आईडी हो गई, उसका स्टेटस हो गया, डब्ल्यूबीएस कोड हो गया, एंड एक्टिविटी नेम, और ये सारी चीजें यहाँ पर ओरिजिनल ड्यूरेशन और ये सब चीजें हो चुकी हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्टार्ट एंड फिनिश, ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं। तो इस पे देखिए एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी स्टेटस, डब्ल्यूबीएस कोड, और उसके बाद एक्टिविटी नेम, ओरिजिनल ड्यूरेशन है, स्टार्ट एंड फिनिश, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पे जनरल टेम्पलेट ले लेता हूँ यहाँ पे, एंड इसको नेक्स्ट करता हूँ। आपकी मर्जी, आप उनमें से कोई सा भी ले लें। फिनिश पे मैंने यहाँ किया और ये मैंने आपका फिनिश कर दिया। तो जैसे ही फिनिश किया तो ये मेरी फाइल जो है एक्सपोर्ट हो गई और ये सीधी की सीधी डेस्कटॉप पे वहां पे चली गई, ठीक है। तो अब मैं उस फाइल को ओपन करूंगा। सो ये वो फाइल है जो वहां से मैं इंपोर्ट करके लेके आया हूं, यानी एक्सपोर्ट करके लेके आया हूं, नॉट इंपोर्ट, ठीक है। तो जो प्राइमावेरा है, प्राइमावेरा से जैसे ही आप एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज प्राइमावेरा जो है डायरेक्ट इस तरीके से काम नहीं करता है जैसे एक्सेल और एमएसपी काम करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजेस यहाँ पे करने होते हैं, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब देखिए हमें चीज़ें लानी क्या है। हमें यहाँ पे एक्टिविटी का नाम लाना है और उनकी ड्यूरेशन वगैरह लानी है यहाँ पे, और बाकी क्या करना है वो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट जो बनाया था, यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटी का जो है नेमिंग है और आपकी ड्यूरेशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन्हीं को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। इनको यहाँ पे मुझे टेकअप करना है, तो कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से इसको पूरा कंट्रोल सी लेकर आए, ठीक है। और इसके अंदर ये जो आपका फॉर्मेट है, इसमें एक्टिविटी नेम जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कंट्रोल वी कर दें, ठीक है। कंट्रोल वी आपने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे आपका WBS भी आ रहा है, बट इसको मैं कैसे करूंगा वो अभी आगे आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल फौरी तौर पे आप इसको इसी तरीके से समझ लीजिए कि आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे ये जो ओरिजिनल ड्यूरेशन आप देख रहे हैं, ये 5 लिखी हुई है, तो ये कहाँ से आएगी? तो ये भी आपकी इसी फाइल से आएगी, यानी ये जो है आपका कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से, ये आपका कंट्रोल सी आप यहाँ पे कीजिए, एंड यहाँ पे चलें और यहाँ रख के कंट्रोल वी कर दीजिए। जैसे ही आपने किया यहाँ पे, तो थोड़ा सा गड़बड़ कैसे आ गया ये, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। यस, ये थोड़ा सा गड़बड़ आया है। प्रोजेक्ट इनिशियल मैंने कॉपी नहीं किया सही से। ओह यस, ठीक है। सो ऊपर से लेना था, वो छूट गया था। कंट्रोल सी किया एंड देन यहाँ से यहाँ पे रख के कंट्रोल वी किया। नाउ परफेक्ट, ठीक है। सारी चीजें आपकी यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे आ चुकी हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो आप एक्टिविटी आईडी देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पे जो है आप इस तरीके से ले आइए, और यहाँ पे एक्टिविटी सीरियल नंबर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आप रखें या नहीं रखें। खाली मैं इतना ही यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। इस फाइल को आप यहाँ पे सेव कर दीजिए, बाकी और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। बाकी सारी चीजें हम प्राइमावेरा में लोड करने के बाद भी कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। देखते हैं कि होता है या नहीं होता है। इस फाइल को मुझे यहाँ पे अब बंद करना होगा। बंद करने के बाद दोबारा से आप इसमें अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, और दिस टाइम आपको एक्सपोर्ट नहीं इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पे आप जाएंगे तो आपको प्राइमावेरा XCR फाइल नहीं, एक्सेल स्प्रेडशीट वाली ऑप्शन को टिक करना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट, तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, एंड देन मेरी जो फाइल है वो डेस्कटॉप पे है, उस पर मैंने क्लिक किया, और वो फाइल जो हमने ली थी ये है आपकी एक्टिविटी, ठीक है, फाइल। और इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया, ये मेरी फाइल आ गई। नेक्स्ट, और इसको अब यहाँ पे इंपोर्ट एक्शन कह रहा है, यानी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को मुझे को ही अपडेट करना है। तो मैं यहाँ से इसी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे किया। और इंपोर्ट क्या करना है?
इंपोर्ट मुझे सारी एक्टिविटीज करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटीज को लिया और नेक्स्ट किया और फिनिश कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आई नहीं चीजें, ठीक है, यहाँ पे आई नहीं, खाली प्रोजेक्ट इनिशिएशन तो आया लेकिन बाकी चीजें नहीं आई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई, तो दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि वो गड़बड़ क्या है। ठीक है, तो गड़बड़ वो ये है, मैंने कोशिश की थी कि शायद ऐसा हो जाए बट ऐसा नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं इसको सही। सॉरी, ये है। तो आगे का स्टेप जो है वो आपका ये है कि आपको इनको कॉपी करना है और नीचे इस तरीके से, ठीक है, एंड ये कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो इसको आपको एज इट इज, ये नॉट स्टार्टेड जो है आपका, ये आप ले आइए इधर एज इट इज, एंड यहाँ से एक्टिविटी आईडी, यहाँ पे कोई एक्टिविटी आईडी नहीं है, बट आप यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटी आईडी नहीं थी इसी वजह से आई थिंक वो चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। सो आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक्टिविटी आईडी जो थी, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे, हम कहाँ तक गए थे, क्या गलती हुई है हमसे, एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी आईडी कहाँ गलती हो गई है, एक्टिविटी आईडी यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं ऐसे डाल देता हूँ ए 10 100, ठीक है, यहाँ डाल दिया मैंने और इसको मैंने इस तरीके से यहाँ से ड्रैग कर लिया। ठीक है, लेट्स सी कि अभी क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसको, ये आपका कॉपी करके आप यहाँ से नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, जस्ट अ मिनट। ठीक है, और इसको भी आप यहाँ से कॉपी कीजिए एंड यहाँ से नीचे तक आप इसको पेस्ट कर दीजिए। अच्छा, ये आया इस वजह से नहीं है, ये आया इस वजह से नहीं है बिकॉज यहाँ पे इसका लेवल थोड़ा सा डिफर कर रहा है, तो आप एक काम करिए, ये लेवल आपका सबका सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बीच में ब्लैंक्स होंगे तो ये लेता नहीं है। ठीक है, ये गलती है, इस वजह से वो चीज़ें यहाँ पे दिख गई हैं। ठीक है, सो सभी का जो इसमें एक स्पेस है दिया हुआ है बीच में, वो यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ से इस तरीके से सभी का बेसिकली हम स्पेस हटा देंगे। ठीक है, एंड यहाँ से अब इस फाइल को सेव कर देते हैं और बंद कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा देख लेते हैं एक बार, फाइल पे चलते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक्सेल शीट, एंड यहाँ से आपने डेस्कटॉप, एंड डेस्कटॉप पे ये रही एक्टिविटीज, एंड नेक्स्ट import to this one, just a minute, ये नेक्स्ट select activities, finish। ठीक है, अब देखिए इस टाइम मैंने यहाँ पे किया है तो हमारी वो सारी एक्टिविटी यहाँ पे आ चुकी हैं जो हमने यहाँ पे ली थी। ठीक है, बट WBS नहीं आया, तो WBS क्यों नहीं आया है, वो आसानी से बनाया जा सकता है। WBS इंपोर्ट करने का थोड़ा सा तरीका और लेंदी है, जिसको मैं अभी इस पार्ट में यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। बट यहाँ से WBS बनेगा कैसे, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको यानी कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे WBS पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से आपने ऐड किए वो 10 के 10 पॉइंट आप यहाँ पे ऐड करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इनका लेवल दो जो है वो सेम लेवल है। आप यहाँ से इन नेविगेशन एरो से आप सभी का लेवल सेम कर लीजिए। ठीक है, सभी का लेवल आपका
सेम होगा। और यहाँ पे अब आप वो लिख दें जो हमने यहाँ पे लिखा था, प्रोजेक्ट का इनिशिएशन प्रोजेक्ट। आई थिंक यहाँ पे एक मिनट, प्रोजेक्ट इनिशिएशन, हाँ पहला तो आपका है, आप इसी को बना सकते हैं, नहीं इसी को हम उसके अंदर पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉरी, प्रोजेक्ट इनिशिएशन यहाँ लिखिए आप। ठीक है, इनिशिएशन। सेकंड था आपका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन। नेक्स्ट था आपका सिविल एंड फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद था आपका स्ट्रक्चरल पैकेज। ठीक है, फिर आपका था कंबस्टर। पैकेज, उसके बाद था आपका कंबस्टर के बाद कोल स्पाउट पैकेज। देन यहाँ पे था आपका ऐश हॉपर पैकेज। उसके बाद था आपका साइट इरेक्शन। फिर था आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। एंड लास्ट था यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट हैंडओवर। ठीक है, इतना करने के बाद आप जब आप यहाँ पे एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं तो नीचे आप जब ऐसे स्क्रॉलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका WBS दिखाई देगा। लेकिन हमें अपना एक्चुअल WBS बनाना है, यानी कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये हमें WBS के अंदर पहुंचानी है। तो ये जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन है, ये बेसिकली आपको इसको यहाँ से डिलीट करना है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है कि जो आपकी एक्टिविटीज थी, यानी कि जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन में थी, वो मैं एक बार यहाँ पे कर देता हूँ जल्दी से। जैसे कि आई थिंक प्रोजेक्ट चार्टर, स्कोप और ये जो थी तीनों एक्टिविटीज थी, आप इनको यहाँ से वन बाय वन सेलेक्ट करिए और यहाँ से कट कर लीजिए और अपना जो WBS है इसमें लाके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में एक्टिविटीज़ आपको सेलेक्ट करनी है और कट करनी है यहाँ से, और उसी WBS पे रख के पेस्ट कर देनी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से फिर आगे जाएंगे। ये सिविल वाला पार्ट है, तो ये है आपका क्यूरिंग वाले तक है, और से आपने कट किया है यहाँ से एंड सिविल एंड फाउंडेशन पे रख के आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चरल पैकेज वाली चीज़ आ रही है, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और ये आपका बेसिकली कहाँ तक था, यहाँ तक था, इसको आपने कट किया एंड यहाँ पे आपने रखा इसको, देन पेस्ट कर दिया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से कंबस्टर पैकेज वाली आ रही है यहाँ से, एंड ये वाली। ठीक है, इसको मैंने कट किया, सेम इसी तरीके से कंबस्टर पे रख के इसको पेस्ट किया। आगे नेक्स्ट है आपका कोल स्पाउट पैकेज, और इसकी कहाँ तक थी, डिस्पैच थी ये तक, सॉरी यहाँ से सिलेक्ट करिए, यहाँ तक जाएगा। कट किया इसको एंड लास्ट में यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। सेम इसी तरीके से ये वाला है आपका हॉपर एंड, ठीक है, ये हमने कट किया यहाँ से एंड इसमें यहाँ पे रख के पेस्ट किया। ठीक है, फिर साइड डायरेक्शन है आपका, ये तीनों इसमें आ जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर दीजिए। फिर आपका टेस्टिंग एंड कमीशनिंग वाला पार्ट आ जाता है, तो ये तीन आएंगे यहाँ से, इसको हमने कट किया एंड यहाँ से ड्रैग करने के बाद यहाँ रख के इसको पेस्ट कर दिया। लास्ट में बचता है आपका प्रोजेक्ट हैंड ओवर।
तो इसे आपने कट किया यहाँ से एंड यहाँ रखने के बाद इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब आपने नोटिस किया होगा कि हर एक उसके अंदर जो WBS है वो एज ए एक्टिविटी भी आ रही थी, तो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन यहाँ पे ये एज ए एक्टिविटी नहीं है। आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देना है। ठीक है। और ऐसे ही सिविल एंड फाउंडेशन वर्क, ये मैंने वो बेसिकली WBS है, इसको तो आप यहाँ से हटा दीजिए। सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर पैकेज, इनको आपको डिलीट करना है, ये आप हटा दीजिए यहाँ से। कंबस्टर पैकेज, ठीक है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए, डिलीट। एंड इसको भी पैकेज, ये भी यहाँ से हटाइए, डिलीट कर दीजिए। एंड हॉपर पैकेज, ये भी यहाँ से डिलीट होगा बिकॉज ये WBS वाली हेडिंग है। साइट इरेक्शन, इसको हटाइए यहाँ से। एंड कमीशनिंग इन टेस्टिंग, इसको भी हमने यहाँ से हटाया। और लास्ट प्रोजेक्ट हैंडओवर, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है। अब हमारा ये उसी फॉर्मेट में आ चुका है। अब आपको एक काम और करना है बिकॉज यहाँ से हमने आप देख रहे हैं कि 101 और ये इस तरीके से एक्टिविटी है। आप एक चाहें तो सभी एक्टिविटीज़ को आप सेलेक्ट करें, यहाँ से शिफ्ट पकड़ के एंड डाउन पे आइए, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप रीनेमिंग पे जाइए, रीनेमिंग एक्टिविटी आईडी। एंड यहाँ से आप ले लीजिए ऑटो नंबरिंग, और यहाँ से आप ले लीजिए COM। ठीक है। और यहाँ से मैक्स 100 कर लीजिए एंड ओके कर दिए। ठीक है। अब आपकी जो प्रोजेक्ट की आईडी है ये मैंने रीनेमिंग कर दी है। ठीक है, रीनेमिंग हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पे आसानी से अपना वही जो हमने यहाँ पे बनाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा। ठीक है। अगर इसको भी मैं मिनिमाइज करके दिखाऊं तो ये वही चीज़ है जो अभी आपने यहाँ पे लोड की हुई है, यानी प्राइमवेरा के अंदर। ठीक है, ये रहा। सो अगर इसको मैं MS इसमें प्राइमवेरा में दिखाऊं आपको, तो इसको कैसे दिखाना है आपको, चाहे आप इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर लीजिए। ठीक है, तो कोलैप्स टू करके एक बारी में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो सेम वही है, प्रोजेक्ट इनिशिएशन से लेके प्रोजेक्ट हैंडओवर तक हम यहाँ पे चले हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो रहता है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ, यहाँ से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कहीं पे कोई लिंक नहीं आया है। इन इन एक्टिविटीज के अंदर कहीं पे भी कोई लिंक नहीं आया है, जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें, इसको ओपन कर देते हैं यहाँ पे सभी को, तो यहाँ पे टाइमलाइन एक तरीके से आप कैच कर सकते हैं कि कितना प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन यहाँ पे जा रहा है, यानी कब से कब तक जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो एक्सेल से इंपोर्ट करने के बाद, क्योंकि टाइम टोटल जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है वो कैलकुलेशन आप वहीं पे करेंगे, फिर प्रॉपर प्लानिंग आप वहां से करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये इसमें नंबर ऑफ ये जो ड्यूरेशन है, मतलब बेसिकली ड्यूरेशन 2020 पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हमें सिर्फ रिलेशनशिप देनी है, यानी इन तीन एक्टिविटीज में फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इसको, और इन तीनों एक्टिविटी को मैं यहाँ से लिंक कर देता हूँ। तो तीनों में फिनिश टू स्टार्ट एक्टिविटी का लिंक यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आगे चलते हैं, तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये थर्मल डिजाइनिंग है, यानी शेड्यूल के बाद आप देख सकते हैं। और ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसको, और शिफ्ट दबा के इसको। ठीक है, तो इसको भी हमने यहाँ से लिंक कर दिया है। ठीक है। एंड देन ये वाली जो एक्टिविटी है, ये और ये दो देख लेते हैं एक बार, यानी आगे की जो एक्टिविटी है, यानी इसके खत्म होने के बाद ये दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, यानी आगे वाली स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ये वाली प्रेशर पार्ट डिजाइन वाली, ये दोनों एक्टिविटी सेम डे पे स्टार्ट हो रही हैं, बट इसके खत्म होने के बाद हो रही हैं। तो हम यहाँ से इसको, ठीक है, इसको, 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 इन दोनों को मैं यहाँ से, मतलब इन तीनों को मैं लिंक कर देता हूँ आपका लिंक एक्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ से ये दोनों जो एक्टिविटी हैं, ये वाली जो दोनों आप देख रहे हैं, इन दोनों में स्टार्ट टू स्टार्ट रिलेशनशिप आएगी। तो वो कहाँ से आएगी, आप ध्यान दीजिए, इन दोनों को आपको सेलेक्ट करना था। ठीक है, और यहाँ से इसको अनलिंक करिए, पहले आपने अनलिंक कर दिया, और अब इनको आप यहाँ से दोबारा से लिंक कर लीजिए एक बार। आपने यहाँ से लिंक किया, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करें, नीचे बाहर क्लिक कर लीजिए। इन दोनों एक्टिविटी को सेम डेट पे स्टार्ट होना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसर नहीं, प्रीडेसेसर पे जाइए,
मैंने इस वाली एक्टिविटी को क्लिक किया हुआ है, तो इसका प्रीडिसेसर आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है और ये दोनों साथ साथ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिलेशनशिप इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, ये खास तौर से ध्यान रखना है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो अगर आप यहाँ देखें, फिर जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो आपकी, वो एक्टिविटी ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर डिजाइन है। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद ये दोनों आ रही है आपकी मैकेनिकल डिजाइन एंड पार्ट। ठीक है, ये दोनों उसी के बाद हैं, बट दोनों साथ साथ स्टार्ट हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान आपको रखना है। तो कौन सी है आपकी, स्ट्रक्चर डिजाइन के बाद, यानी ये आपने सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल आपने ये स्टार्ट किया। ठीक है, और यहाँ से इसको कर दिया आपने लिंक, यानी इसके खत्म होने के बाद मैकेनिकल डिजाइनिंग है एंड मैकेनिकल डिजाइन, और सॉरी ये भी है आपका। ठीक है, इसमें लिंक मैंने कर दिया, नहीं ये डबल लिंक आ जाएगा, यहाँ से डबल लिंक नहीं करना है। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल डिजाइन के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल दबा के, मैकेनिकल डिजाइन एंड प्रेशर पार्ट, और इनको हमें यहाँ से लिंक कर देना है। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये, अच्छा ओके, आई थिंक इसमें रिलेशनशिप क्या है रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये आपका मैकेनिकल डिजाइन, यहाँ ये दो एक्टिविटीज हैं, तो इसलिए ये इसको स्ट्रक्चर डिजाइन होने के बाद आपका बेसिकली प्रेडिसेसर, जस्ट अ मिनट, ये प्रेडिसेसर आपका स्ट्रक्चर डिजाइन है, फिनिश टू स्टार्ट है। और ठीक है, ये दो पार्ट आ रहे हैं, डबल यहाँ पे आ रहा है एक तरीके से, इसको डिलीट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एंड प्रेशर पार्ट असेंबली, ये भी आपका जो रहेगा वो स्ट्रक्चर डिजाइन है, ना कि ये गलती हो रही है, इसी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही थी। और इसमें भी जो, फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर डिजाइन एंड ये वाली, सॉरी आपका स्ट्रक्चर डिजाइन एंड देन कंट्रोल, यहाँ पे प्रेशर पार्ट, और यहाँ से लिंक। ठीक है, और ये जो दोनों एक्टिविटी हैं, ये दोनों ये साथ साथ स्टार्ट हो रही हैं। बेसिकली इन दोनों में जो लिंक है वो आपका साथ साथ है। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया है एंड यहाँ से ये जो आ रही है आपकी मैकेनिकल डिजाइन एंड प्रेशर पार्ट, कहाँ गया आपका प्रेशर पार्ट से मैकेनिकल डिजाइन, ये जो है आपकी, ये आपकी स्टार्ट टू स्टार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ से ये डबल आ रहा है, इसको आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से इसको हटा देता हूँ। इतना करने के बाद एक बार हम यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर देते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल इस तरीके से जनरेट हो रहा है जो अभी तक आप देख रहे हैं। ठीक है, जो अभी तक आपने देखा है इस तरीके से यहाँ पे हमारा शेड्यूल बिल्कुल ठीक बनता हुआ चल रहा है, जो आप देख भी रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आगे हमें यहाँ पे चलना है, वो है आपका प्रोजेक्ट पार्ट लेआउट। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे, फिर आपका आता है ये, यानी कि जो आप देख रहे हैं प्रोजेक्ट लेआउट एंड ये जो ड्राइंग्स आप जो देख रहे हैं, ये दोनों सेम डे पे स्टार्ट हो रही हैं, मतलब दोनों ही साथ साथ स्टार्ट हो रही हैं, बट किसके बाद हो रही हैं, ये मैकेनिकल डिजाइन के बाद हो रही हैं। तो ये आपको कहाँ गया, ये दोनों, इन दोनों एक्टिविटीज को बेसिकली हमें यहाँ पे लिंक करना है, और इसमें मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये दोनों ही आपकी स्टार्ट टू स्टार्ट हो रही हैं। और यहाँ पे किसके बाद थी, बेसिकली मैकेनिकल डिजाइनिंग, एक जस्ट मिनट मैं चेक कर लेता हूँ ये किसके बाद थी, मैकेनिकल डिजाइन के बाद थी। सो ये जो आपकी थी, इसको हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं प्रीडिसेसर मैकेनिकल डिजाइन। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिया और फिनिश टू स्टार्ट कर दिया, और फिर से आप दोबारा से इसको शेड्यूल कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक पार्ट, मतलब उसी तरीके से यहाँ पे आ गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से हमें कंप्लीट ये लिंकेज देने हैं। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो तीनों एक्टिविटी हैं, एक दो तीन, मेन, फाउंडेशन, बंकर और ये सारी जो हैं, ये आपकी सेम डे पे मतलब स्टार्ट टू स्टार्ट हो रही हैं। बट वो किसके बाद रही हैं, वो हो रही हैं आपकी पी एंड आई ड्राइंग के बाद। ठीक है, सो उसके बाद अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों में आप लिंक दे दीजिए यहाँ से, और लिंक कर दिया आपने। ठीक है, और इसमें तीनों आप में स्टार्ट टू स्टार्ट है, ध्यान रहे ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस पे खास तौर से ध्यान दिया जाए। ठीक है, और ये इसके बाद है बेसिकली। ठीक है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो फिनिश टू स्टार्ट है। सो लिंक, एंड यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए शेड्यूल।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं तीनों सेम डे पे स्टार्ट हो रही हैं और इसके बाद हो रही हैं, ठीक है, उसी के बाद। ठीक है, सब उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कहाँ गई हमारी, ये है, ये वाली एक्टिविटी, ये आपकी आ रही है मेन फाउंडेशन के बाद आ रही है एक्सकेवेशन वर्क। ठीक है, तो मेन फाउंडेशन के बाद है, तो चलिए भाई मेन एक्सकेवेशन वर्क और इसमें कंट्रोल दबा लीजिए, इन दोनों में आपका फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप है। तो हमने यहाँ पे लिंक कर दिया, जस्ट मिनट। ठीक है, एक्सकेवेशन पे यहाँ पे रखा, प्रीडेसेसर आपने यहाँ से मेन फाउंडेशन ड्राइंग दे दिया। ठीक है, और इसको फिर से आप यहाँ पे शेड्यूल कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट आपका फिनिश टू स्टार्ट आता है, ये आ गया है यहाँ पर। इसी इसी तरीके से आपको धीरे धीरे यहाँ पे मूव करना है। कहाँ तक चले गए थे, एक्सकेवेशन वर्क तक चले गए थे ये, और फिर ये इसमें एक्सकेवेशन वर्क के बाद यहाँ पे तीनों में आपका वो है फिनिश टू स्टार्ट है। ठीक है, यानी कंटिन्यूशन में वो चीज़ें चल रही हैं, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। लिंक आपने यहाँ पे कर दिया, देन आपने यहाँ पे रिलेशनशिप को शेड्यूलिंग कर दी। ठीक है, ये आपने देखा इस तरीके से। ओके, सो इसी तरीके से आपको तमाम जो शेड्यूल है वो इसी तरीके से प्राइमावेरा के अंदर यहाँ से लिंक करना है, और आपको एज इट इज आपको कंप्लीट शेड्यूल वही बनाना है। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे आपको इसका कंट्रोल प्रीव्यू करके इसका अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं, तो वो भी आप यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे आप जाएं, और यहाँ से इसका प्रिंट प्रीव्यू इस तरीके से आएगा, ये आप देख सकते हैं। एक बार मैं ज़रा इसका पेपर साइज A3 है, एंड इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100%। ठीक है, सो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा, यानी ऐसे आने वाला है। तो ऐसे कंप्लीटली आपको इस तरीके से इंपोर्ट करके लॉजिक्स यहाँ पे देनी है। हालांकि एक्सेल के से भी आप लॉजिक्स को यहाँ पे दे सकते हैं, यानी रिलेशनशिप्स को। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आज के लिए इतना ही।